नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा पेंशन की। एक सरकारी कर्मचारी का जो सुरक्षा कवच होता है, इसमें तब्दीली हुई है। 2004 में तब्दीली हुई। एक पुरानी पेंशन योजना थी, कुछ राज्यों में अभी भी लागू है, और एक नई पेंशन स्कीम है। पुरानी पेंशन योजना में जो आपकी आखिरी तनख्वाह होती थी, उसका आधा आपको बतौर पेंशन ताउम्र मिलता था। नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज बात पेंशन की ही, पेंशन की टेंशन की, राजनीतिक टेंशन अब दे रही है ये पेंशन, और सरकारी कर्मचारियों के रुख और रवैये की। और आज शुरुआत करूंगा महाराष्ट्र से, जहां आज आधी रात से, रात 12 बजे से, जो महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी तादाद 17 लाख है, वो बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। और मांग क्या? पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए महाराष्ट्र में भी। उनके साथ मुख्य सचिव ने एक बैठक भी बुलाई कि आइए बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने यह न्योता ठुकरा दिया, खारिज कर दिया कि आपसे बैठकर बात क्या करेंगे, आप तो फैसला ले नहीं सकते, आपके पास वो अधिकार अख्तियार ही नहीं है। जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी, देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ बैठक करेंगे। आपके साथ बैठक करने का क्या मतलब? अब देवेंद्र फडणवीस, जो पिछले साल तक तो ये कहते थे कि देखिए पुरानी पेंशन योजना अगर लागू कर दी तो दबाव बढ़ जाएगा, 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, 1,10,000 करोड़ तो ये पेंशन देने में ही हमारे चले जाएंगे। उन्होंने अपना रुख फिर बदला भी और कहा नॉट नेगेटिव ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर नकारात्मक नहीं हैं। सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो 2 कदम और आगे चले गए। अध्यापकों के साथ एक बैठक हो रही थी, किसी सम्मेलन में थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो समिति भी गठित करेंगे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए। अब यह बिल्कुल विपरीत है। इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, और इसमें जब मैं केंद्र सरकार कहता हूं तो चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त आयोग हो या नीति आयोग, उन्होंने कहा कि ये तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, राज्यों का बजट डामाडोल हो जाएगा, गड्ढे में चली जाएगी अर्थव्यवस्था अगर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल भी कर दी गई है। इसमें झारखंड, राजस्थान और हिमाचल हैं। ये कांग्रेस शासित राज्य हैं। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस सरकार में हिस्सेदार है, जेएमएम की सरकार है वहां पर, उन्होंने भी लागू कर दी है, बहाल कर दी है यह पुरानी पेंशन योजना। और आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। लेकिन उसमें एक पेंच है, और पेंच भी जबरदस्त। यहां पर भी सियासत का एक और नजारा देखने को मिलता है। वो ये कि भाई 2004 से चली आ रही थी नई पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों को उसमें जाना था। कुछ राज्य हैं, केरल, पश्चिम बंगाल वगैरह, वो कभी नई पेंशन स्कीम में आए ही नहीं। बाकी आए, स्कीम लागू हुई। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए जो सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब ये नई पेंशन स्कीम लागू हुई। लेकिन इसे सही मायने में जमीन पर उतारा यूपीए की सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह की सरकार ने। प्रेरित किया, एनकरेज किया राज्यों को नई पेंशन स्कीम योजना लागू करने के लिए। वित्त मंत्री उस वक्त पी चिदम्बरम थे।
अब वही कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की दुहाई भी दे रही है, पर पेंच, जिस पेंच का मैं जिक्र कर रहा था, जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में आ गए उनके पैसे तो पीएफआरडीए जो अथॉरिटी है उसके पास चले गए, उसने फंड्स में लगा दिए। अब 35,000 करोड़ के करीब पैसा है राजस्थान के कर्मचारियों का, 17,500 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का, 7,500 करोड़ रुपया है हिमाचल के कर्मचारियों का। अब वित्त मंत्री, वित्त सचिव, पीएफआरडीए सबने साफ कर दिया ये पैसा तो वापस नहीं दे सकते। ये तो जी पीएफआरडीए और कर्मचारी के बीच एक करार था, उस करार के तहत ये पैसे लगा दिए कुछ फंड्स में, 9 फंड्स हैं ऐसे। अब तो पैसा जब आप सेवानिवृत्त होंगे तभी मिलेगा, थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल नहीं सकते। बेटी के ब्याह या बच्चों की पढ़ाई लिखाई या हारी बीमारी, उसमें भी बहुत कम पैसा आप निकाल सकते हैं, और ये नहीं कि लगातार निकाल सकते हैं। उस डिटेलिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो जहां लागू भी हो गई वहां पर सरकारी कर्मचारी का हाल क्या यह है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, बीच में अटके हुए हैं। पर इसके राजनीतिक असरात दिखने को मिल रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत की एक बड़ी वजह पुरानी पेंशन योजना बताई जा रही है। हिमाचल में अच्छी खासी तादाद है सरकारी कर्मचारियों की, मतलब यहां तक कहा जाता है हर परिवार में एक तो कम से कम सरकारी कर्मचारी है वहां पर। तो कांग्रेस ने सरकार बना ली। उसी के बाद ये नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, एकनाथ शिंदे कहते हैं हम बहाल करने के लिए एक समिति बनाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हरियाणा में जहां बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है वहां पर भी सरकारी कर्मचारी हल्ला बोल रहे हैं, और जो चाबी है सत्ता की जेजेपी के पास, वो भी लगातार कह रही है कि नहीं, पुरानी पेंशन योजना लागू करनी ही होगी। अगले साल 2024 के चुनाव के मद्देनजर तो ये तैयारियां हो ही रही हैं, लेकिन हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही विधायक, उन्होंने हल्ला बोल दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो। यहां भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, बिसेन है उनका नाम। वो कहते हैं कि भैया मुझे पार्टी और पद से चाहे हटा दो, गौरी शंकर बिसेन का कहना है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना लागू करो। और कर्नाटक में भी चुनाव है, अभी 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, मई में चुनाव होने हैं कर्नाटक में। वहां पर शिमोगा की जो इनकी विधायक है, शिवमोगा की आयानूर मंजुनाथ, इन्होंने भी ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक अभियान छेड़ दिया है। खबर तो 2 दिन पहले यह भी आई कि कर्नाटक की एक टीम वो राजस्थान आने वाली है, जयपुर आने वाली है, और स्टडी करेगी कि पुरानी पेंशन योजना कैसे लागू की गई है राजस्थान में। अब वो टीम आई है नहीं आई है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, सूत्रों के, विश्वास सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली। वहीं आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार है वो ओपीएस और एनपीएस के एक बीच का फॉर्मूला भी लेकर आए हैं, जिसमें आपकी आखिरी तनख्वाह का आधा तो नहीं, लेकिन 35 से 40-45% तक आपको मिल जाएगा। उसी ओर अब देवेंद्र फडणवीस भी इशारा करते पाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र का रुख अलग, राज्यों में रुख अलग। तो क्या ये 2024 की लड़ाई के लिए, और सरकारी कर्मचारी बड़ी तादाद है इनकी, 3 करोड़ के करीब तो राज्यों में ही है, 31 लाख केंद्र में है। जेडीयू पुरानी पेंशन योजना की बात कर रही है, तमाम विपक्षी खेमा अगर आप नजर डालें। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर 2022 का चुनाव लड़ा था। तो क्या इसकी गूंज 2024 तक हमें सुनाई देने वाली है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेंशन बढ़ा रही बीजेपी की टेंशन,
और पुरानी पेंशन की लड़ाई 2024 तक चलेगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, परखते हैं, सीए भी हैं, आंकड़े जानते हैं, गोपाल अग्रवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरी तरह पत्रकार रह चुके हैं, अब राजनीतिक जामा पहन लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा, बीजेडी के राज्यसभा सांसद, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और फैक्ट्स और फिगर्स इनसे बेहतर कम ही लोग परख पाते हैं, डॉक्टर अमर पटनायक। और साथ ही साथ स्टूडियो में जाना पहचाना चेहरा, देश के मशहूर इकोनॉमिस्ट और सीए शरद कोहली मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गोपाल बाबू, ये पेंशन टेंशन दे रही है। अलग अलग राज्यों में आप ही के नेता अब पुरानी पेंशन के गीत गाने लगे हैं और आज आधी रात से 17 लाख कर्मचारी, छोटी मोटी तादाद नहीं होती, वो बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं महाराष्ट्र में। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि कई चीज़ें जो अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरे विश्व में डिपेंड करता है, किसी भी देश का सम्मान और देश के हर व्यक्ति की उन्नति, वह उसकी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल अपनी एजेंडा चलाने के लिए देश के अर्थव्यवस्था के विकास को रोकने के काम करते हैं। ये हमने अभी फार्मर्स एजिटेशन के रूप में भी देखा और एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो जब सबसे पहली बात, आज इस चीज़ को, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कौन कह रहा है? कांग्रेस और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स कह रहे हैं ना। और उन्होंने 2010 में यह पूरा कमेटी बैठ के इतने सालों की पूरी चर्चा करने के बाद ये कहा था कि न्यू पेंशन स्कीम को लागू करना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल मॉडल है। पुरानी पेंशन स्कीम्स जो हैं वह पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल मॉडल के रूप में लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकती। उसके बाद जिसको कंसेंसस के साथ लाया गया था, अब राजनीतिक मुद्दे के रूप में जनता को बरगलाएंगे। देखिए संदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी आर्थिक डिसीजंस होते हैं तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो बेनिफिशियरी किसी भी चीज का होता है वह तो हरदम उसको अपोज करेगा ही। जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन लोगों को सीधा इनसे इम्पैक्ट पड़ता है, जो अकेले ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को, टैक्स पेयर्स मनी को कंसंट्रेट करके उसका बेनिफिट ले रहे थे, वो तो अपोज करेंगे। लेकिन हमें सबको, जो समझदार लोग हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, देश के हित में काम करना चाहते हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर आर्थिक रूप से भारत को हम सशक्त रूप से खड़ा करना चाहते हैं तो आर्थिक विकास के, आर्थिक रिफॉर्म्स के मुद्दों को जो अपनाया हुआ है, उन व्हील्स को पूरा ढर्रे पे ले जाके हम लोग नुकसान करेंगे। दो आपने अहम बातें कही गोपाल बाबू। बात ये है, आपने 2 बार शब्द भी इस्तेमाल किया। एक और अहम बात करके मैं रुकता हूं। प्लीज पूरा कीजिए। नहीं, एक और अहम बात है संदीप जी। तीसरी बात यह है कि आप कंपेयर किसको कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और नो पेंशन स्कीम नहीं, न्यू पेंशन स्कीम। तो आप जब भी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को एनालाइज करेंगे तो उसके बेनिफिट और नुकसान दोनों को कंपेयर करिएगा, तब जाके होगा। तो न्यू पेंशन स्कीम में सब पे लागू होगा, सस्टेनेबल रूप में वो आगे आने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। उसके अंदर जो स्टेट का, सेंट्रल का और इंडिविजुअल का, तीनों का कंट्रीब्यूशन है। ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल सरकारी कर्मचारियों को थी, उसमें केवल प्रदेश और केंद्र सरकार का हिस्सेदारी थी और फ्यूचर का उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं था, और वह एक लिमिटेड सरकारी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट। ठीक है, वैलिड पॉइंट। आपने 3 पॉइंट उठाए। अब गोपाल बाबू, अब सुनिए ना, और पेंशन है, नो पेंशन नहीं है कि नए स्कीम में पेंशन। ठीक है, आपने बात समझा दी। अब आपने अपने संबोधन में गोपाल बाबू वेस्टेड इंटरेस्ट 2 बार शब्द इस्तेमाल किया और बरगलाया जा रहा है, देश के विकास की राह में रोड़ा बन रहा है। कुछ लोग
तो देवेंद्र फडणवीस भी इसी में आते हैं। वो कहते हैं नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस। एक नाथ शिंदे अब आपके अहम घटक हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो समिति बनाने की बात करते हैं। गौरी शंकर बिसेन आप ही के विधायक हैं मध्य प्रदेश में, कहते हैं पार्टी से निकाल दो, पद छुड़वा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपीएस लागू करो। ऐसा ही आपकी विधायक आयनूर मंजुनाथ कर्नाटक में कह रही हैं, और आपके अहम घटक जिनके सहारे, जिनकी चाबी के सहारे सत्ता का दरवाजा आपने हरियाणा में खोला था 2019 में, वो कह रहे हैं ओपीएस तो लागू करनी होगी। ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सारे, ये इनसे देश की तरक्की नहीं देखी जा रही। संदीप जी, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे भी आप नहीं, मैं दोबारा से बोल देता हूं क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अभी आ रही है आपको आवाज में थोड़ा सा और हाँ बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अब आइए, अब आइए, अब आ रही है। आपने वेस्टेड इंटरेस्ट शब्द 2 बार इस्तेमाल किया। हाँ, आ रही है। लोगों को भड़काया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, देश की विकास की गति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो उसी सूची में देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, एक नाथ शिंदे जो समिति बनाने की बात करते हैं, गौरी शंकर बिसेन आपके विधायक मध्य प्रदेश में कहते हैं पार्टी से निकाल दो, पद से हटा दो, लेकिन ओपीएस बहाल करो। मंजुनाथ भी यही काम कर्नाटक में कर रही हैं, और हरियाणा में जो जेजेपी जिसके सहारे आप सरकार चला रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं ओपीएस लागू करो। ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कंपल्शन एक चीज महत्वपूर्ण है। मैंने आपको आर्थिक रूप से जो देश के हित की बात कही थी, और एक पॉलिटिकल कंपल्शन की बात है। वो पॉलिटिकल कंपल्शन के अनुसार तो सरकारों को भी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, अगर जनता यहाँ पे खड़ी हो जाती है पूरे देश में और कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करो, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? क्योंकि जनता की बात तो माननी है ना। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की बात है, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार प्रयास आप ही की सरकारें नहीं मान रही, आपके नेता नहीं मान रहे, और वित्त वो ही नहीं समझ पा रहे, तो बाकियों को क्या समझाने की कोई प्रक्रिया वैसे भी शुरू नहीं हुई है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन है ना। ये तो हम कर्नाटक से टीम राजस्थान में पूरा लेखा जोखा लेने के लिए, ब्यौरा लेने के लिए पहुंचने की भी खबर है। कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा। तो अब ये प्रदेश सरकारों को जिनको लागू करना है, हमने कहा है, वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है, जो प्रदेश सरकारें लागू करना चाहती है ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाएं, क्योंकि स्टेट मैटर है इन चीजों में, तो वो चले जाएं। लेकिन वो फिर कहते हैं राजस्थान वाले कि केंद्र सरकार हमें पिछला पैसा दे, तो पैसा तो दे ही नहीं रहे, वहां पर एक वो पेज तो अटका हुआ है, जबकि तो वो तो नहीं दे ही नहीं सकते ना कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो भी बरकरार है। हाँ। कि वो कह रहे हैं केंद्र सरकार से लेके हम दे देंगे, तो जो कि झूठ है। तो झूठ का पुलिंदा लेके, तो मतलब कानून, ये राजस्थान सरकार कहती है ये कि अंतिम एक कोई कानून बनता है, कानून बदला भी जा सकता है कि नहीं? बदला नहीं जा सकता, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड का कॉन्स्टिट्यूशनल फंड होता है, जिसमें पैसा चला गया उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। वह जो पहला पेंशन एनपीएस में चला गया, वो एक लॉ के अंतर्गत वो केंद्र सरकार के पास नहीं है। लॉ तो हमने ही बनाया, बताना पड़ेगा ना। तो मैं बता रहा हूं कि प्रदेश, हाँ, तो वह नहीं दिया जा सकता, केंद्र सरकार ने वो नहीं दिया जा सकता। आपने एक और जो तीसरी बात आपने बोली थी, तो गोपाल बाबू, बताना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। वो ठीक है कि ये ओपीएस और एनपीएस की बात है। एनपीएस का मतलब नो पेंशन नहीं है, बिल्कुल आपने वाजिब फरमाया। तो ऐसा बताइए, सरकारी कर्मचारी तो एनपीएस में आना पड़ गया उसे 2004 में। जो हमारे नेता हैं, सांसद और विधायक, वो एनपीएस में क्यों नहीं आए? फौज अभी तक एनपीएस में क्यों नहीं आई? आप कह रहे हैं कि नहीं, ये एनपीएस ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक नहीं, और लोगों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अच्छी बात है, तो जो हमारे कर्ता धर्ता हैं वो एनपीएस के दायरे में क्यों नहीं आते? फौज को क्यों नहीं लेकर आते? दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, अब अर्धसैनिक बल भी ओपीएस में आएंगे। ये भेदभाव क्यों?
नहीं देखिए, यह जो भेदभाव की बात है, यह डिमांड ठीक है, ये उठाया जाएगा तो इसकी भी चर्चा होगी और इसको भी इनकॉर्पोरेट करना। रिफॉर्म तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आर्थिक विकास जो है, आर्थिक रिफॉर्म्स जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपकी बात बिल्कुल एक तरीके से उठाई जा सकती है, लोग उठा भी रहे हैं, उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि अगर जो हमारे कानून करता है उन लोगों को भी उसमें आना चाहिए। लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका लाइफस्टाइल, उनका मतलब वर्किंग कंडीशन, उनका जो डेडिकेशन है, तो मतलब अलग तरीके एक मिनट, उनका लाइफस्टाइल, तरीका, डेडिकेशन अलग है। मतलब ओपीएस बेहतर है एनपीएस से, इसीलिए ओपीएस सेना को ओपीएस का प्रावधान दिया हुआ है, बाकी कर्मचारियों को नहीं। नहीं, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हाँ। ओपीएस एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए, उनके लिए ज्यादा लाभकारी है जो उसके बेनिफिशियरी केवल है, लेकिन ओपीएस में एक लिमिटेड बेनिफिशियरीज हैं और उसकी कॉस्ट जो पे करते हैं वो पूरा टैक्स पेयर देता है। अगर केवल ओपीएस में सरकारी कर्मचारी कवर्ड हैं तो टैक्स पेयर तो पूरे देश के हर जनता है, लेकिन बेनिफिट केवल सरकारी कर्मचारी को मिलता है। तो इसको और बढ़ा दीजिए ओपीएस को। इनफॉर्मल सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर, तो और बढ़ा दीजिए। हाँ? और बढ़ा दीजिए। आप तो उसको बिल्कुल हटाने पर वो हट भी गया, कुछ राज्यों में अभी भी चल रहा है, पर आप तो वो सस्टेनेबल नहीं है ना। अच्छा, क्यों सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था कि क्यों हटाया गया। अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहते हो कि कर्ज लेना होगा। एक मिनट संदीप जी, एक प्रश्न है। हाँ, आप कहते हो कि सबको अगर कहते हो, हाँ प्लीज, आप कहते हो कि सबको 1-1 लाख रुपया सबके अकाउंट में दे दो। अरे सरकार के बजट में होगा तभी तो दोगे। अरे आप तो 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे सबके खाते में, अभी आप 1 लाख रुपए का उदाहरण देने लगे। 8 साल पहले ध्यान है वो कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज है उसको नहीं, तो जो सरकारी रिसोर्सेज हैं उसका सरकार का काम है कि जुडिशियसली सबके बेनिफिट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करे। किसी पर्टिकुलर, ऐसा तो है कि सब सेक्टर, अगर किसान है, महिला है, युवा है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन सारा बेनिफिट एक ही सेगमेंट को मिल जाए। अच्छा, सारा एक ही को मिल जाएगा। मंत्रियों को, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को मिलता रहे। एक पर जो आपका वैलिड पॉइंट है कि भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, तो मुझे एक चीज बताइए, और अभी मैं ये सारे फिगर्स कांग्रेस वाले से भी पूछूंगा, पर आप क्योंकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, हमारा 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? देखिए, फिगर मुझे एकदम मैं बता देता हूं, 47 लाख करोड़। वो जो कर्ज है 47 लाख करोड़, नहीं, सॉरी 52 लाख करोड़, और अब कितना है? 147 लाख करोड़। हाँ, वही 56 लाख करोड़ का मुझे ध्यान है। हाँ, 52 था और अब 147 लाख करोड़ का है ना कर्ज जो है। बिल्कुल, मतलब तो जितना देश ने, तो कह रहा हूं, लेकिन दूसरा जितना देश ने 67 साल की आजादी में कर्ज नहीं लिया था, उतना, उससे दुगना कर्ज 8 सालों में आपने लिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं तो आप समझ लीजिए जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रही है, देखिए कर्ज, अच्छा, कर्ज लेने से जीडीपी ग्रो करती है तो राज्यों की भी ग्रो करेगी। तो कर्ज नहीं, कैपिटल, देखिए भारत में कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए यही तो समस्या, यह समझना बहुत जरूरी है। देश में हमारे यहाँ लेबर काफी है लेकिन कैपिटल की शॉर्टेज है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम करना है तो डेट की इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर तो राज्यों के डेट से आपको दिक्कत होने लगती है कि भट्टा बैठ जाएगा, और केंद्र ले ले डेट तो कोई दिक्कत नहीं, कर्ज ले लेते। अगर नहीं, डेट को लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं संदीप जी, अगर आप कर्ज को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो वह बेटर तरीका माना जाता है। आपने देखे हमने कितना 10 लाख करोड़ का इस बार बजट पे प्रावधान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, फेयर पॉइंट। कर्ज अगर जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया जाए तो चल जाता है, लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करके, आलोक शर्मा उदाहरण हिमाचल का है, हिमाचल का जितना ओन टैक्स रेवेन्यू है
उसका 79.83%, मोटा मोटा 80%, 1 रुपए में से 80 पैसा जो हिमाचल की सरकार अपना राजस्व कमा रही है वो तो पेंशन देने में जा रहा है। तो सुनने में अच्छा लगता है, ये आप रेवड़ी ही दे रहे हैं क्या? शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया। आपने एक एग्जांपल दिया कि देश के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया। मैं कह रहा हूं राज्यों के भी देख लीजिए, हरियाणा सरकार के ऊपर लगभग 6 गुना कर्जा हो गया। अनुराग भाई और अच्छे से बता देंगे। 2004 के बाद से, 2003 के बाद से गुजरात के ऊपर 30 गुना कर्जा हो गया। अगर पूरा अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो 35 रुपए में आज डॉलर मिल रहा है, पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, और 6.5 करोड़ लोग जो वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, तो किसने बेड़ा गर्क किया वो देख लीजिए। आप बार बार एनएचएआई की या हाईवेज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। एनएचएआई पर भी कई गुना कर्जा बढ़ गया, जबकि वो अपना मैक्सिमम काम वोट पर कर रही है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर पर। अब आते हैं हिमाचल पर। देखिए हिमाचल में मैक्सिमम लोग जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जितने भी फौजी थे वो सब कवर्ड हो रहे थे, तो वो तो पहले भी खर्चा हो ही रहा था। जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसको पूरी तरह से रेवेन्यू जनरेट करके पूरा किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने आज बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरी तरह से खिलाफ। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि आप तो आधार कार्ड के भी खिलाफ थे, जीएसटी के भी खिलाफ थे, बांग्लादेश वाली जमीन के मुद्दे पर भी खिलाफ थे, 15 लाख के भी आपने झुंझुना दिया था, 3 काने कानून आप लेकर आए थे, उसके भी खिलाफ हो गए। आज आप ओपीएस के भी खिलाफ हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के भी आप पूरी तरह से खिलाफ हैं, क्योंकि वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। हम तो ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार चाहती क्या है? केंद्र आप सरकार क्या का चाहते हैं? सवाल आपसे भी तो पूछेगा ना। देखिए आपने कह दिया राजस्थान में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में कि जी पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई। 35,000 करोड़ रुपए राजस्थान के कर्मचारियों के पीएफआरडीए में है ना, फंड्स में लगे हुए हैं। 17,000 करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हैं, 7,500 करोड़ हैं हिमाचल के कर्मचारियों के। उनका पैसा देने को तैयार नहीं कि भाई कानून है, तो वो क्या करेगा? उम्मीद के सहारे आपने छोड़ दिया है क्या सरकारी कर्मचारियों को? आलोक भाई। बिल्कुल नहीं। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये वायदा नहीं किया था कि जो केंद्र सरकार का पैसा है वो भी राज्य सरकार देगी। और अगर बीजेपी कहती है कि ये भी राज्य सरकार दे, तो मुझे लगता है बीजेपी को फिर सोचना पड़े। हमने तो किसी मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि जो केंद्र सरकार को देना है पैसा वो भी राज्य सरकार देगी। मैं बीजेपी से केवल ये कहना चाहता हूं कि आपको केवल और केवल वोट चाहिए। अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि अगर जनता कहेगी तो मान लेंगे हम। जनता कहेगी, हराएगी हमें चुनाव में, वोट नहीं देगी तो हम प्राइसेस डाउन कर देंगे। वोट और हार का डर इनको सताता है। 5 किलो राशन इसलिए दे रहे हैं कि उससे वोट मिल रहा है इनको अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देंगे, 15,000 रुपए उसकी जेब से वापस निकाल लेंगे। ये अर्थव्यवस्था है इनकी, ये अर्थशास्त्र है। नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था भी तो समझाएंगे ना। देखिए आलोक भाई, अब इन राज्यों में आप कह रहे हैं ये पैसा नहीं देंगे, पर हम आगे चलाएंगे कैसे? मुझे ये बताइए कि कोई कर्मचारी, फर्ज कीजिए उसकी नौकरी शुरू हुई 2005 में, 18 साल होने को आए, उसका पैसा एनपीएस में वहां पर अटका हुआ है, वो दोबारा से पुरानी पेंशन योजना में वो शुरू होगा, उसकी आखिरी जो तनख्वाह होगी उसका आधा दे देंगे क्या आप? तब भी आज से उसकी काउंट होगी क्या? ये डिटेलिंग तो जानना जरूरी है ना, और ये बताना भी जरूरी है आपकी तरफ से। देखिए मैं समझता हूं कि राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद विकास के दर में दोनों राज्य आज पहले 5 में बने हुए हैं। और विकास छोड़िए, आप सोशल इंडिकेटर्स जो में भी मैंने जो सवाल इम्प्रूवमेंट पूछा है आप कहीं और ले गए। मैं सवाल स्पेसिफिक था ताकि वहां के सरकारी कर्मचारी भी थोड़ा इत्मीनान ले ना। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से जो हमने वायदा किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, हम उसको केंद्र सरकार के बगैर पैसे के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू नहीं कर सकते। नहीं हमने वायदा किया। हम तो कह रहे हैं आज केंद्र सरकार उनका पुराना पैसा दे दे, हम पूरी तरह से उनको दे देंगे, हमें कहीं आपत्ति नहीं, कोई राज्य सरकार नहीं रोकेगी। पर आज भी 17-18 साल नौकरी किए हुए एक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में आता है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, तो उसकी बची खुची जो 17-18 साल की और नौकरी बची है, अगर हम ये माने 35 साल की एक एवरेज सरकारी नौकरी की टर्म हो जाती है, तो जब वो रिटायर करेगा 2038-2040 में,
तो उसको उसकी आखिरी तनख्वाह का आधा देंगे आप? हाँ बिल्कुल होगा। जो उसका जो बेसिक सैलरी होगी, या जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि बेसिक सैलरी का हाफ प्लस हाँ। कुछ अलाउंस, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं बिल्कुल पूरा सीना ठोक के ये कहना चाहता हूं, हमारे राज्यों में जो सरकार है उनके कर्मचारियों को वही ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिक का 50% प्लस अलाउंसेस वो मिले। डॉक्टर अमर पटनायक, ये पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन स्कीम, ये कई दिनों से और कई महीनों से इस पर अब राजनीति होती दिख रही है, और सरकारी कर्मचारी के लिए तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होता है। और क्यों नहीं, कोई भी वो चाहेगा कि हाँ भाई जितनी मेरी तनख्वाह है उसका आधा मिल जाए जब मैं रिटायर हूं, और आगे बीवी को भी मिल जाए। और अगर बीच में भगवान ना करे किसी की मौत हो जाती है, या एक कुछ समय पूरा करने के बाद वो सरकारी नौकरी छोड़ता है, तो वो एलिजिबल हो जाता है पेंशन के लिए। मेरे ख्याल से आप भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, आपको यू मस्ट हैव बीन एलिजिबल पेंशन के लिए। यस। तो हाँ जी। ये राजनीति कहां जाती दिख रही है आपको? संदीप जी, मुझे दो बात कहनी है कि पहला चीज कि न्यू पेंशन स्कीम आया क्यों? इतने सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था। 90 दशक में 1990 हर स्टेट का हालत खिसका हुआ था, सबका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। तो वर्ल्ड बैंक, IMF हर स्टेट में, मेजॉरिटी स्टेट में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन केंद्र सरकार को लेना पड़ा था देने के लिए, क्योंकि एनालिसिस में देखा गया, अभी उसी के बारे में बाद में इसी का जिक्र हुआ, कि आप 70 to 80% सैलरी और पेंशन में आप खर्चा करते हैं, जो आपका रेवेन्यू से नहीं आता है, तो आप लोन लेके उसको भरते हैं, और लोन का इंटरेस्ट लेने के लिए फिर लोन लेते हैं, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। इसी हालत से निकलने के लिए ये सोचा गया कि कुछ नया चीज करना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक और चीज थी, सुनिए, एंड करेक्ट मी इफ आई एम private रॉन्ग। sector में, एक मिनट private sector अमर में। भाई, मैं एक एडिशन और कर दूं। ऐसे दवे जो कमेटी बनी थी 1998 में, वो दरअसल ये जो सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच ही है ना, बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, कि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित महदूद क्यों रहे, बाकी देश में जो कर्मचारी हैं उनको भी क्यों ना मिले। वो चीज तो कहीं गौण हो गई और ओपीएस की जगह NPS आ गई। ये भी एक हकीकत है ना। मैं उसी के बारे में कहने जा रहा था कि उसी टाइम में प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वहां पे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही नहीं था। हाँ, मेरे पास कोई पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का कोई सहारा ये जो नहीं है। आप नया स्कीम बनाया, वो फंड में जब जाता है, हर नागरिक अब उसी में इन्वॉल्व हो सकता है। अभी जो प्रावधान है, ये एक स्कीम बनाया गया। अभी जिसका आप देखेंगे कि अभी मैं भी इंटरैक्ट करता रहता हूं एमपीज के, ये जितने स्टेट्स हैं सबसे अभी आप ये कर सकते हैं कि आपका अभी स्थिति सुधर गया है। इसलिए सुधरा है कि आपका पेंशन जो परसेंटेज है टू इनकम घट गया है, और लेकिन आप उसको खराब करना चाहते हैं कि अभी दे देंगे और 20 साल के बाद जो होगा देखा जाएगा। हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहेंगे, उनको फिर वही अवस्था में आ जाना पड़ेगा कि वो न्यू पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि आप 17 लाख का बात 17 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे, लेकिन आप उसका परसेंटेज देखिए टोटल पॉपुलेशन के साथ। छोटे छोटे राज्यों में केंद्र जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका परसेंटेज टू पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन बड़े राज्यों में पीपल आर इन अदर सेक्टर्स, उनको पेंशन का सरकारी पेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इतना जो खर्चा कर रहे हैं, पर सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? पॉपुलेशन एक के लिए मिनट, कर रहे हैं। अमर, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? सोशल सिक्योरिटी नेट, तो एक मिनट सुनिए ना प्लीज। एनपीएस भी तो सोशल सिक्योरिटी नेट है। एक मिनट सुनिए। हाँ, वो आपका, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सोशल सिक्योरिटी नेट देना, टैक्स हर कोई देता है ना। जीएसटी में भी जो सबसे गरीब हैं वो 64% कंट्रीब्यूशन जीएसटी में उनकी है। ये देश के जितने धन्ना सेठ हैं वो 3% कंट्रीब्यूशन है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए अब जो हम हर महीने कलेक्ट कर रही है सरकार, 64% गरीब गुरबे से आता है। उसको सिक्योरिटी क्या मिलती है? क्या ये अपने आप में एक अहम सवाल नहीं हो जाता? और इसमें एक मिनट सर, मैं पेंशन को भी जोड़ दूं। एक स्टडी हुई 44 देशों की, 44 में से हम 41वें नंबर पर हैं।
ये पेंशन को लेकर भी हमारा इतना बुरा हाल है। आप सही फरमाएं। इनफैक्ट मैं वही कहना चाह रहा था कि क्या गलती है बाकी 98% भारतीयों का जो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट फ्रेम नहीं है। आप पैसा बचाएंगे ओपी एनपीएस सिस्टम से। मैं 98% बोला तो उसमें बच्चों को माइनस कर दीजिएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि साइजेबल नंबर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके लिए डिफरेंट स्कीम है। लेकिन ये जो ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए था, मुझे लगता है कि ये मैं पूरा नहीं, जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं अमर, क्योंकि आप ये अकाउंट्स और बुक्स को बहुत बेहतर समझते हैं, तो 10,09,513 करोड़ ये बट्टे खाते में गए। ये सरकार की फिगर है, पार्लियामेंट में ही दी थी। अभी पहला चरण जो था बजट सत्र का, उसको तो हम राइट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं।